वेरी गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, और इसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजिए। एनएमआर एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि बीइंग एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको एनएमआर की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत लाइफ साइंस के स्टूडेंट को भी एनएमआर की जरूरत है, और उतनी ही जरूरत मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी एनएमआर की उतनी जरूरत है। तो एनएमआर सबके लिए सबका साझा टॉपिक है, तो इसीलिए हम एनएमआर के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं, आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को निकालना है, तो इसके लिए आप एनएमआर की हेल्प लेते हैं। मेडिकल फील्ड में एमआरआई जो स्कैनिंग टेक्निक पे काम करती है, तो एमआरआई में भी एनएमआर का प्रिंसिपल यूज होता है। इस तरीके से अगर मैं आता हूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको अगर कोई ऑर्गेनिक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो एनएमआर आपके पास सबसे पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टेक्निक है। और अगर आपके पास एनएमआर के अलावा आईआर का डाटा है तो आप किसी भी कंपाउंड के बारे में कुछ कमेंट करने की स्थिति में रहते हैं। तो बेसिकली एनएमआर का ये यूटिलाइजेशन, एनएमआर आपको क्या बताता है, एनएमआर टेल्स यू अबाउट ए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन योर अननोन कंपाउंड। आपके जो अननोन कंपाउंड है उसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताती है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो फिर से आते हैं एनएमआर पे। तो एनएमआर का जो फुल फॉर्म है वो है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या है, एनएमआर का फुल फॉर्म है। एनएमआर स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आज की इस क्लास में मैं सबसे पहले बात करूंगा न्यूक्लियर क्या है, मैग्नेटिक क्या है, रेजोनेंस क्या है। इन तीन टर्म्स पे हमारी आज की क्लास बेस रहेगी। और पाविया एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे यूज हुआ है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियर है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। आप जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है, चार्ज नहीं होता उसमें कोई। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन। अब क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी एक्सिस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के पास क्या होती है, स्पिन होती है। न्यूक्लियस के पास क्या होती है, न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियर स्पिन भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। यहाँ पे दो केसेस आते हैं। अगर आपके पास दो केसेस क्या आते हैं, पहला हो जाए कि आपके पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हो जाए उनकी नंबर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और दूसरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर क्या हो जाए, आपके पास क्या हो जाए, इवन हो जाए। दो केसेस हो गए। सपोज आपके पास कोई एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों इवन है। मान लेते हैं आपके पास दो क्या है, इस तरीके से है ये आपके पास दो, ये मैंने न्यूट्रॉन को क्लॉकवाइज, प्रोटॉन ये है और प्रोटॉन को ऊपर की तरफ दिखाया है क्लॉकवाइज, और न्यूट्रॉन मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। न्यूट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों न्यूट्रॉन है सपोज कर लो, और ये दोनों क्या है, प्रोटॉन है। अगर मैं देखूंगा स्पिन ये प्लस हाफ है और ये आपके पास प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है और ये माइनस हाफ है। ये प्लस माइनस दोनों रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं है कि ये माइनस हाफ भी हो सकता है, रिलेटिव टर्म है वो। अगर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की नंबर इवन हो जाती तो उस केस में ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, पेयर कर देंगे,
पेयर कर देंगे और जो ओवरऑल स्पिन होगी आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ओवरऑल क्या हो जाएगी, ओवरऑल स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को पेयर कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, सपोज एक आपके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया है, उस केस में बाकी सब तो पेयर कर रहे हैं पर ये छोड़ जा रहा है और इसकी स्पिन क्या है, +½ है। तो न्यूक्लियस के पास जो स्पिन होगी वो क्या नहीं होगी, ओवरऑल क्या नहीं होगी, आपके पास 0 नहीं होगी, ओवरऑल 0 नहीं होगी। तो ओवरऑल अब मैं कह सकता हूं कि किसी भी कंपाउंड को एनएमआर एक्टिव होने के लिए न्यूक्लियस के पास क्या होनी चाहिए, स्पिन होनी चाहिए। न्यूक्लियस शुड हैव स्पिन, आई की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये वाले जो केसेस, नॉन जीरो वाले केस, ये जो होते हैं ये आपके होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं, ये एनएमआर एक्टिव होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके पास, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। एक एनएमआर एक्टिव होता है और एक क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है। एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव होता है। अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो जब मैं आता हूँ कि अब हम एक चीज समझे हैं कि भाई कि एनएमआर एक्टिव होने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर क्या होनी चाहिए, है ऑड होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अब 3 केसेस आते हैं यहाँ पे ऐड आती है। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं न्यूट्रॉन को n से शो कर रहा हूँ, प्रोटॉन को p से शो कर रहा हूँ। एग्जाम्पल एंड स्पिन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास न्यूट्रॉन इवन हो जाए, प्रोटॉन भी इवन हो जाए, एग्जाम्पल है 12C कार्बन, 12C6, ये एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 आपके पास न्यूट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, तो वो आपस में क्या कर देंगे, पेयर कर देंगे, जिसकी वजह से जो स्पिन की वैल्यू होगी, स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, स्पिन की वैल्यू आपके पास आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये क्या हो जाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे। अब दूसरा केस जो है कि अगर न्यूट्रॉन आपका ऑड हो जाए, प्रोटॉन भी ऑड हो जाए, तो इस समय जो आई जो होगा वो इंटीजर में होगा, 1 2 3 डॉट 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 इंटीजर में होगा। ये क्या होगा, इंटीजर में होगा। एक और केस देख लेंगे बाद में। अगर ये आपके पास इवन हो गया और ये ऑड हो गया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास हाफ हो गया, 3/2 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और अगर आपके पास क्या हो जाए, ऑड हो जाए या इवन हो जाए, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास हाफ हो गया, 3/2 हो गया। इस तरीके से आपके पास चलेंगी। तो पहले केस में जो होगा, इसमें एनएमआर इनएक्टिव है, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस एनएमआर एक्टिव है। इसमें से हम ये 2 वाले केसेस ज्यादा पढ़ते हैं, जिसमें इवन ऑड का आपके पास क्या मिलता है, इवन ऑड का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से मिलता है। इवन ऑड का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो क्या हो जाता है आपका, एनएमआर एक्टिव। लेट मी फिक्स द बोर्ड फर्स्ट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये भी क्या हो गया, आपके पास एनएमआर इनएक्टिव हो गया है। तो ये एक सिचुएशन। अब आपके पास एक चीज आती है, अलाउड स्पिन जो स्पिन स्टेट होती है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो अलाउड जो स्पिन स्टेट होती है, अलाउड स्पिन स्टेट। तो अलाउड स्पिन स्टेट इज गिवन बाय 2i+1, और i क्या है यहाँ पे, स्पिन स्टेट है। लेट अस सपोज i की वैल्यू है हाफ, किसके लिए, 1h के लिए i की वैल्यू हाफ है, तो मैं 2i+1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 + ½ + 1, तो ये कितनी हो गई, 2 आपके पास क्या होंगे, अलाउड स्पिन होंगे, और वो क्या क्या होंगे आपके पास, एक होगी आपके पास +½ और दूसरी होगी आपके पास -½ अगर i की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई। जैसे आपके पास क्लोरीन के लिए बात हो जाए, i की वैल्यू क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए अगर मैं 30, तो यह निकालूंगा 2 × 3/2 + 1, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, 4 वैल्यूज आ जाएंगे। और कौन कौन सी होंगी वो, +3/2 +1/2 -1/2 एंड -1/3/2, ये हो जाएंगी। तो बेसिकली जो अलाउड स्पिन स्टेट है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2i+1
आई जहाँ पे स्पिन स्टेट है, इस तरीके से मैं स्पिन स्टेट निकाल सकता हूँ। तो पहली चीज हमने यहाँ से समझा कि आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। एनएमआर एक्टिव होने के लिए क्या आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपके न्यूक्लियाई है उसके पास क्या होनी चाहिए, स्पिन होनी चाहिए। और स्पिन कब होगी, जब आपके पास ऑड नंबर का न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन आपके पास क्या हो, ऑड नंबर के हो, तब क्या होगा, वो एनएमआर एक्टिव होगा। तो पहले चीज तो हम समझ चुके हैं। दूसरी जो चीज है वो है आपके पास मैग्नेटिक। दूसरी जो चीज है दैट इज यू हैव मैग्नेटिक। मैग्नेटिक 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 तो बेसिकली आपके पास क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस पे क्या है आपके पास, स्पिन है। तो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है आपके पास, एक चार्ज पार्टिकल है। वो चार्ज पार्टिकल जब वो अपनी एक्सिस के अलोंग स्पिन करेगा, एक चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जब अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा तो इसकी स्पिन करने की वजह से एक क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से होगा, कि आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा तो वो जो मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या क्या करेगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो होता है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ वो अलाइन या अपोज हो जाता है। मतलब आपके पास बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपने सैंपल को दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये आपके पास दो मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये आपके पास ये क्या है, आपके पास ये आपके पास सैंपल है, दिस इज योर सैंपल। और इस सैंपल में क्या रखे हुए हैं आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन की स्पिन करने की वजह से, चार्ज पार्टिकल के स्पिन करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए, बी आई इंड्यूस मैग। और इन दोनों एन आई मैग्नेट में वो पहले से रखा हुआ, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जो आपके पास मैग्नेट बाहर है उसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, जब आपके पास कोई फील्ड नहीं होता है तो ये है आपके पास नो फील्ड की सिचुएशन। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसे हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेट, अच्छा, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी अमाउंट बहुत कम है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के पास दो ऑप्शन है, या वो अपनी डायरेक्शन को वो एक्सटर्नल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के पास दो सिचुएशन क्या है, कि वो क्या करे कि अपनी डायरेक्शन को या अपनी डायरेक्शन को वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अलाइन कर दे, खुद को उसके साथ खड़ा कर दे। और ये क्या है, इजी प्रोसेस है। दूसरा उसके पास क्या है, कि आपके पास दूसरी सिचुएशन क्या है, कि वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में खड़ा हो जाए। तो जब ये आपके पास फील्ड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फील्ड है। इसको ऐसे समझ सकता हूँ मैं, एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये जब कोई फील्ड नहीं था, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B0 इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस वाला है, जो किसकी वजह से आया, सैंपल की वजह से। और ये B0 क्या है, मैग्नेट की वजह से। ये क्या है आपके पास, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल की डायरेक्शन ऊपर को है, इंड्यूस की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। एक केस तो ये हो जाए। दूसरा केस क्या हो जाए कि दोनों अपोजिट में खड़े हो जाए, ये दूसरा केस हो गया। आप देखें इंड्यूस की पहले केस में इंड्यूस की जो डायरेक्शन है वो ये एक्सटर्नल की डायरेक्शन है,
तो ये जो केस है इसमें प्लस हाफ होता है और ये क्या होता है आपका अलाइंड होता है, अलाइंड। तो और इस प्रोसेस में आपके पास लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब वो क्या हो जाता है फील्ड के अपोजिट में खड़ा हो जाता है, अपोज में खड़ा हो जाता है, तो इस समय उसको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इसको मैं बी नॉट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जब फील्ड नहीं होता है तो दोनों स्पिन स्टेट इक्वल एनर्जी की होती है, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो दोनों क्या हो जाती है, स्पिन स्टेट टूट जाती है, एक क्या हो जाता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अगर खुद को अलाइन कर दे तो उसमें लो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी प्लस हाफ, और जब अपोज कर दे तो माइनस हाफ में हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये आपके पास सेम है, सेम है, और ये आपके पास डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस हाफ है और यहाँ पे माइनस हाफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्रोटॉन स्पिन करने लगता है, तो प्रोटॉन की स्पिन करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। वो कैसे जनरेट होता है, प्रोटॉन की स्पिनिंग की वजह से, जिसकी जो वैल्यू होती है स्पिनिंग की वजह से। अब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या कर दे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को सेम डायरेक्शन में रखे जिसे अलाइन कहते हैं, इसमें लो एनर्जी लगती है इसीलिए इसे लो एनर्जी स्टेट कहते हैं, ये प्लस हाफ है। दूसरा केस क्या है कि वो क्या करे खुद को अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर दे, तो ये माइनस हाफ है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा करने के लिए उसको अधिक एनर्जी चाहिए होगी, तो इसीलिए वो हायर एनर्जी स्टेट कहलाती है। तो ये आपके पास हायर एनर्जी स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट है, ये बी जीरो है और ये बी नॉट आपके पास है। इस तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश की है। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें भी हैं जिनको डिस्कस करना है हमको। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। We have to discuss few most points. आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं प्लीज। तो अब आपके पास आता है एनएमआर, एनएमआर। तो एनएमआर पे जब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, अच्छा अब एक और चीज है जो गैप है, ये था ना आपके पास ये, अच्छा इस पे एक चीज कहो आप, जो डेल्टा ई जो होगा वो एच म्यू के बराबर होगा, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, डेल्टा ई एच म्यू के बराबर है। अब दूसरी चीज जो है कि अब जब आपके पास जो अब ये आपके पास एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये जब कोई फील्ड नो फील्ड था, नो फील्ड में दोनों स्पिन स्टेट बराबर एनर्जी की है। अच्छा अब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, ये आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या हो गया आपका, फील्ड लगाने पे आपके क्या हो गया, फील्ड लगाने पे आपका वो एनर्जी स्टेट में टूट गई। ये आपके पास माइनस हाफ है और ये वाला आपके पास क्या है प्लस हाफ है, ठीक है जी। अब एक चीज समझिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इंड्यूस उतना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे प्रोटॉन उतनी तेजी से क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, प्रोटॉन क्या कर रहा होगा उतनी तेजी से स्पिन कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के गैप के बराबर, वो गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको एक इक्वेशन से शो करता हूँ मैं, एक इक्वेशन से शो करने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये इस तरीके से है, ये नो फील्ड है और फील्ड में जाने पे ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड कम है, ये एनर्जी है आपके पास, ये एनर्जी है और ये आपके पास क्या है बी नॉट है, फील्ड है। फील्ड जब कम है तो डेल्टा ई भी कम है। मेरा फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। इंड्यूस जितना ज्यादा होगा तो उनका एनर्जी सेपरेशन या एनर्जी गैप भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूँ, डेल्टा ई is directly proportional to B नॉट, ये इक्वेशन नंबर 0 है। ये आपके पास
E is directly proportional to V नॉट। मतलब क्या है, यहाँ से भी समझ में आ रहा है आपको कि फील्ड जितना ज्यादा लगाऊंगा एनर्जी गैप क्या होगा उतना ज्यादा होगा। लेकिन ये जो डेल्टा ईज है ये गायरो मैग्नेटिक रेशो पे भी डिपेंड करता है, गायरो मैग्नेटिक रेशो पे भी डिपेंड करता है। हाँ, या फिर डेल्टा ई अच्छा। और अब ये गायरोमैग्नेटिक गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन एंगुलर मोमेंटम का क्या है रेशियो है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है। तो डेल्टा ई गायरोमैग्नेटिक रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ से एक चीज और कह सकता हूँ, मतलब जो एनर्जी गैप है वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे भी डिपेंड करता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंटम के और एंगुलर मोमेंटम। और देखिए एंगुलर मोमेंटम तो एक इंटीजर क्वांटिटी है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। क्वांटाइज इसका मतलब क्या है, वो हाफ एच म्यू हो सकता है, 3/2 एच म्यू हो सकता है, या 5/2 एच म्यू हो सकता है, एच बाई लेमडा, h/2 पाई के इंटीजर में होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज होता है इंटीजर किसके, h/2 पाई के। तो मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू h/2 पाई इंटू गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में और ये इक्वेशन, तो अब मैं एक चीज कर लेता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन कर रहा हूँ इक्वेशन, मतलब 2 और 3 को अगर मैं एक साथ लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू h/2 पाई इंटू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इंटू बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब डेल्टा ई की जगह पे मैं एच म्यू रख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से रख सकता हूँ एच म्यू इज इक्वल्स टू h/2 पाई इंटू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इंटू बी नॉट। इस एच से इस ये एच कटा तो म्यू जो मेरा आएगा वो आएगा मेरा गायरोमैग्नेटिक रेशियो इंटू 2 पाई इंटू बी नॉट। ये हो गया बी नॉट, ये हो गया है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा होगा, फ्रीक्वेंसी गायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई इंटू बी नॉट। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे निर्भर करती है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे और फील्ड पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे जो तीसरी चीज कह रहे हैं, वो तीसरी जो चीज है वो है मेरे पास रेजोनेंस। तीसरी जो चीज है वो है रेजोनेंस। और रेजोनेंस कैसे होता है वो समझते हैं, रेजोनेंस कैसे होता है और वो समझते हैं, रेजोनेंस समझते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस को एक चीज समझिए कि अगर मैं इसको मैं स्पिन कर रहा हूं तो ये स्पिन इस तरीके से करेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा, जैसे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या करेगा क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करने लगता है, किसी फ्रीक्वेंसी करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा उसे हम कहते हैं ये लेमार फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेमार फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब ये जो लेमार फ्रीक्वेंसी जो है तो वो एनर्जी को, देखो इसको ऐसे समझिए, आपके पास नो फील्ड था, ये नो फील्ड है, तो दोनों स्पिन क्या है सेम है, लेकिन फील्ड में क्या हो जाता है, यहाँ -½ हो जाता है और यहाँ +½ हो जाता है, ये बी की डायरेक्शन है, लेकिन ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक दूसरे खुद के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो ये +½ हो जाता है, ये -½ हो जाता है। कैसे होता है ये क्या होता है, बेसिकली रेजोनेंस का क्या मतलब है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी अभी आपकी आई थी लेमार फ्रीक्वेंसी, वो जब किसकी जो आपके पास जो सोर्स है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स है उसकी सोर्स दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, किसकी, जो एनर्जी गैप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, और जो एक्सटर्नल जो आप रेडियो सोर्स से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है कि
कि न्यूक्लियस अपने ओरिएंटेशन को अपनी स्पिन को बदल देता है। जहां वो पहले -12 था अब वो +12 हो जाता है और इस तरीके से वो कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, स्पिनिंग करते रहता है। इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हम कहें एनएमआर का प्रिंसिपल क्या है। एनएमआर सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई की स्पिन होती है। उस न्यूक्लियाई की स्पिन की वजह से न्यूक्लियस पे स्पिन होती है और फिर मैग्नेट काम करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।